गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपन ने कल फर्स्ट यूनिट की बात की थी। फर्स्ट यूनिट अपन ने स्टार्ट की थी, तो उसमें अपन ने एक टॉपिक पढ़ भी लिया था। कहने का मतलब है कि कुछ डेफिनेशंस मैंने बताई थी आपको कि अपन कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की बात करेंगे। तो उसमें अपन ने एक डेफिनेशन पढ़ भी ली थी, कौन सी, कि नेटवर्क किसको कहते हैं, नेटवर्क और या जाल। तो नेटवर्क या जाल किसको कहते हैं, कोई ऐसा परिपथ जिसके अंदर प्रेरकत्व, संधारित्र, प्रतिरोध या मतलब ये इस प्रकार की कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई हो, उसको अपन क्या कहते हैं, नेटवर्क या जाल कहते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं रेखीय प्रतिबाधा की, कि रेखीय प्रतिबाधा किसको कहते हैं। तो अपन ने जैसे कि ये कोई क्या लिया, एक तार लिया, और इस तार के अंदर मैंने क्या किया, धारा प्रवाहित की। क्या की, मैंने कोई तार लिया, इसके अंदर मैंने कोई धारा प्रवाहित की। उसमें जो भी प्रतिरोध है, क्या है, इसके अंदर जो भी प्रतिरोध है उसके कारण इसके अंदर क्या होगी, वोल्टता उत्पन्न होगी। देखिए मैंने एक जैसे कि कोई तार लिया, ये अपना कोई क्या है, तार है, इसके अंदर मैंने क्या की, धारा प्रवाहित की। तो धारा प्रवाहित करने के बाद इसके अंदर जो प्रतिरोध है, इसके अंदर जो प्रतिरोध है उसमें क्या, वोल्टता उत्पन्न होगी। कब होगी, जब इस प्रतिरोध के अंदर अपन धारा प्रवाहित करेंगे। तो धारा प्रवाहित करने के बाद इस प्रतिरोध के कारण इस तार के अंदर क्या उत्पन्न होगी, वोल्टता उत्पन्न होगी। और इसी धारा और वोल्टता के मध्य जो ग्राफ बनाया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, रेखीय प्रतिबाधा। और रेखीय प्रतिबाधा के अंदर ग्राफ कैसा आना चाहिए, सीधा आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, सीधा आना चाहिए। तो देखिए यदि किसी प्रतिबाधा में, कहने का मतलब है यदि किसी प्रतिबाधा में धारा प्रवाहित की जाए, धारा प्रवाहित की जाए और उसमें उत्पन्न वोल्टता और धारा के मध्य ग्राफ बनाया जाए या खींचा जाए, तो उसको अपन क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, रेखीय प्रतिबाधा। अब रेखीय प्रतिबाधा के अंदर ओनली ग्राफ कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। देखिए पहले अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद अपन समझते हैं कि रेखीय प्रतिबाधा के अंदर ग्राफ कैसा बनता है। चलिए, यदि किसी प्रतिबाधा में क्या करेंगे, यदि किसी प्रतिबाधा में धारा प्रवाहित की जाए, क्या करेंगे, यदि किसी प्रतिबाधा में धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें प्रतिरोध उत्पन्न होगा और प्रतिरोध के कारण वोल्टता उत्पन्न होगी। तो उसमें वोल्टता और धारा के मध्य जो ग्राफ बनाया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, रेखीय प्रतिबाधा। तो यदि किसी प्रतिबाधा में धारा प्रवाहित की जाए तो उत्पन्न वोल्टता व धारा के मध्य ग्राफ खींचा जाए या फिर या ग्राफ, जो ग्राफ बनता है वो क्या कहलाती है, रेखीय प्रतिबाधा। बहुत काम आएंगी ये डेफिनेशन अपने।
चलिए, किसको कहते हैं रेखीय प्रतिबाधा? कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। बस आप ये याद रख लेना कि यदि किसी प्रतिबाधा में, यानी कि रेखीय हटा देना एक बार और प्रतिबाधा आप लोग याद रख लेना, यदि किसी प्रतिबाधा में धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें उत्पन्न वोल्टता और धारा के मध्य जो ग्राफ बनेगा उसको अपन क्या कहेंगे? रेखीय प्रतिबाधा। यहाँ प्रतिरोध, प्रतिघात सभी क्या है? रेखीय प्रतिबाधा है। क्या है? रेखीय प्रतिबाधा है। जबकि डायोड व ट्रांजिस्टर और ट्रायोड रेखीय प्रतिबाधा नहीं है। क्यों नहीं है? क्या बोला मैंने? यहाँ पर प्रतिघात, प्रतिबाधा क्या है? रेखीय प्रतिबाधा है। और ट्रांजिस्टर के अंदर डायोड व ट्रायोड रेखीय प्रतिबाधा नहीं है। अब अपन इसको समझेंगे भी कि रेखीय प्रतिघात और प्रतिबाधा तो रेखीय कैसे हैं, डायोड और ट्रायोड रेखीय प्रतिबाधा कैसे नहीं है। ट्रांजिस्टर, डायोड व ट्रायोड रेखीय प्रतिबाधा नहीं है। चलिए, तो एक रिलेशन आपने कहीं पढ़ा होगा, V प्रोपोर्शनल टू I। तो V इक्वल टू क्या होता है? IR। ठीक है। अब अपन इन दोनों के बीच क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। देखिए कैसे बनेगा इन दोनों के बीच ग्राफ। यहाँ अपन ने क्या लिया? I धारा, और यहाँ पे मैंने क्या लिया? V लिया। तो आपको भी पता है कि धारा और वोल्टता के मध्य जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? रेखीय बनेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर डेफिनेशन में देखो बात किसकी कर रहे हैं? रेखीय प्रतिबाधा की कर रहे हैं। तो रेखीय प्रतिबाधा के अंदर ग्राफ कैसा बनेगा? रेखीय बनेगा। तो यहाँ पे मैंने I यानी कि धारा और यहाँ पे V यानी कि वोल्टता, इन दोनों के बीच ग्राफ कैसा बनेगा? देखिए जहाँ यहाँ पर प्रतिघात, प्रतिबाधा, रेखीय प्रतिबाधा है, तो इन दोनों के बीच जो भी ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? एकदम सीधा बनेगा। चलो जी, अब देखो रेखीय प्रतिबाधा के अंदर मैंने ग्राफ के अंदर कौन कौन से पॉइंट बताए थे जिनके बीच ये ग्राफ सीधा बनेगा। यहाँ पे लिख दीजिए R, XL, XC। ये तो मैंने बात किसकी की? रेखीय प्रतिबाधा की। अब अपन बात करते हैं डायोड व ट्रायोड के अंदर, तो इनका ग्राफ कुछ ऐसे बनता होगा। ये देखिए, तो इसका ग्राफ सीधा ना बन के कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। तो देखिए बात किसकी कर रहे हैं? रेखीय प्रतिबाधा की कर रहे हैं। तो रेखीय प्रतिबाधा के अंदर ग्राफ कैसा बनेगा अपना? रेखीय बनेगा।
डायोड व ट्रायोड की बात करेंगे तो उनके अंदर अपना ग्राफ कैसे बनेगा, ये बनेगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये एकदम सीधी रेखा नहीं है, तो इसलिए डायोड व ट्रायोड के बीच ग्राफ रेखीय प्रतिबाधा नहीं होगा। ठीक है, चलिए जी, अब अपन थर्ड परिभाषा की तरफ आते हैं, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। कौन सी बाधा, बड़ी बाधा ही बाधा आ रही है। द्विपार्श्विक प्रतिबाधा, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा किसको कहते हैं? द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। चलिए जी, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा किसको कहते हैं? यदि किसी प्रतिबाधा में, कौन सी प्रतिबाधा में, यदि किसी प्रतिबाधा में धारा के मान में धारा की दिशा में परिवर्तन करने से, यदि किसी प्रतिबाधा में धारा की दिशा में परिवर्तित करने पर या धारा की दिशा को परिवर्तित करने से प्रतिबाधा के मान में कोई परिवर्तन ना हो तो उसको अपन क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। किसको बोलते हैं? यदि किसी प्रतिबाधा में धारा की दिशा परिवर्तित करने से, यदि किसी प्रतिबाधा में धारा की दिशा परिवर्तित करने से उसके प्रतिबाधा के मान में कोई परिवर्तन ना हो तो उसको अपन कौन सी प्रतिबाधा बोलेंगे? द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। कहने का मतलब यह है कि अपन इस प्रतिबाधा के अंदर अगर अपन कोई भी डायरेक्शन देते हैं, दिशा देते हैं, उसके अंदर अगर अपन परिवर्तन भी करेंगे, दिशा या तो इस साइड ले लो या फिर इस साइड ले लो, यानी कि कौन सी भी साइड आप डायरेक्शन इसकी ले सकते हो, तो इसकी जो वैल्यू आएगी उसके मान में क्या होगा? कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। या तो आप पॉजिटिव में ले सकते हो या फिर आप नेगेटिव में ले सकते हो। तो इनके मान में, कहने का मतलब ये है कि द्विपार्श्विक प्रतिबाधा में धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या सॉरी, धारा की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि किसी प्रतिबाधा में धारा की दिशा परिवर्तित करने से यदि किसी प्रतिबाधा में धारा की दिशा परिवर्तित करने से प्रतिबाधा के मान में कोई परिवर्तन ना हो, प्रतिबाधा के मान में दिशा परिवर्तित करने से प्रतिबाधा के मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो ऐसी प्रतिबाधा क्या कहलाती है? द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। ना हो तो ऐसी प्रतिबाधा
द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहलाती है। ठीक है, क्या बोला? द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। यदि किसी प्रतिबाधा में धारा की दिशा परिवर्तित करने से उसकी प्रतिबाधा के मान में कोई परिवर्तन ना हो तो उसको अपन क्या कहेंगे? द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। चलिए इसको अपन समझते हैं किसी एक एग्जाम्पल से। ये लीजिए जी, मैंने कोई यहाँ पे क्या ले ली? कुंडली ले ली। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई क्या लिया? प्रतिरोध लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिया? कोई प्रतिरोध लिया। प्रतिरोध को अपन किससे डिनोट करते हैं? R से। अब यहाँ पे बोला क्या है? धारा की दिशा परिवर्तित करने से। धारा की दिशा अपन परिवर्तित कब करेंगे और प्रतिबाधा का मान कब आएगा? जब कोई मैथमेटिकल पोर्शन अपन इसको देंगे तब अपना क्या आएगा? मान आएगा। ऐसे तो अगर अपन धारा दे देंगे और कोई मैथमेटिकल नाम इसको अपन ने नहीं दिया, फिर कोई नंबर इसको अपन ने नहीं दिया, तो अपने को समझ में कैसे आएगा? तो देखिए R इक्वल यहाँ पे मैंने क्या दे दिया? 4 वोल्ट। ठीक है, क्या दे दिया? मैंने कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे कितनी रख दी? 4 वोल्ट। अब अपनी ये क्या है? कोई प्रतिबाधा है। इस प्रतिबाधा की ये मैंने कोई दिशा दे दी। ठीक है, इस साइड मैंने इसको क्या दे दिया? कोई दिशा दे दी। अब इस प्रतिबाधा के ये मैंने कोई दिशा दी और ये अपना इस प्रतिबाधा की क्या है? कोई वैल्यू है। इसको मैंने अगर कोई दिशा दी, अब इसकी दिशा अभी फ़िलहाल कहाँ है? इस डायरेक्शन में है। और फिर अगर मैं इसको चेंज कर दूँगी, मान लो मैंने इसको ये कर दिया। ठीक है, कौन सी साइड कर दिया? इस साइड कर दिया, तो क्या इसके मान में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। नहीं होगा क्यों? क्योंकि द्विपार्श्विक प्रतिबाधा के अंदर अपन डायरेक्शन कितनी भी बार चेंज कर लो, कितनी भी बार, उसके वैल्यू में क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं आएगा। नहीं आएगा कोई भी परिवर्तन। जैसे कि अपन किसी डायोड की बात करते हैं। ठीक है, ये अपन ने क्या लिया था? कोई रेजिस्टेंस लिया था। अब अपन किसी डायोड की बात करते हैं। डायोड तो आपने पढ़े होंगे 11th 12th में क्लास में। जैसे कि ये अपन कोई क्या लेते हैं? डायोड लेते हैं। ठीक है, अब ये अपना कौन सा? P और ये कौन सा? N हो गया। अब इसको मैंने इस साइड डायरेक्शन दे दी। आपको पता है इस वाले डायोड के अंदर अगर इस साइड डायरेक्शन है तो ये कौन सा डायोड हो गया अपना? कौन सा हो गया? अग्र बायस डायोड। कौन सा हो गया? अग्र बायस डायोड। अग्र बायस डायोड। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये वाली वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखूँगी तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 4 वोल्ट रहेगी। अगर मैंने कोई दूसरा डायोड लिया और इसकी डायरेक्शन मैंने कौन सी साइड दे दी? इस साइड दे दी, तो अब ये कौन सा डायोड हो गया अपना? पश्च बायस डायोड। कौन सा डायोड हो गया? पश्च बायस डायोड। पश्च बायस डायोड। और आप जानते हो कि अग्र बायस डायोड में प्रतिरोध का मान क्या होता है? कम होता है। और पश्च बायस डायोड के अंदर क्या होता है? प्रतिरोध का मान क्या होता है? ज़्यादा होता है। उल्टा होता है, उल्टा। अग्र बायस डायोड के अंदर प्रतिरोध का मान क्या होता है? कम होता है। और पश्च बायस डायोड के अंदर प्रतिरोध का मान क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, अग्र बायस में प्रतिरोध का मान देखो, लिख दो यहाँ पे,
अग्र बायस में, याद रखना है ये बात, अग्र बायस में प्रतिरोध का मान अग्र है तो कम हो जाएगा, बायस अग्र है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर बायस पश्च है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो अग्र बायस में प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम होता है। और पश्च बायस में प्रतिरोध का मान ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस के अंदर तो धारा की दिशा परिवर्तित करेंगे तो उसके वैल्यू, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके मान में कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। अब अपन बात कर रहे हैं डायोड की अगर बात करेंगे तो ये मैंने कौन सा डायोड लिया, अग्र बायस डायोड लिया। अगर यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू 4 वोल्ट रखती हूँ तो ये मैंने अग्र बायस लिया, इसके अंदर ये वाली डायरेक्शन है, वैल्यू तो मान लो इसकी 4 वोल्ट है ही। अगर मैंने ये वाली डायरेक्शन दे दी तो उसकी वैल्यू कितनी है, 4 वोल्ट। अगर मैंने उसको ये वाली डायरेक्शन दे दी, सॉरी ये कौन सा है, पश्च बायस, सॉरी चलो अगर मैंने इस वाले ही डायोड को ये वाली डायरेक्शन दे दी तो फिर भी क्या इसकी वैल्यू 4 वोल्ट रहेगी, नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसके मान में, धारा के मान में, चाहे पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव ले लो, पर डायोड के अंदर धारा के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अगर अग्र होगी तो प्रतिरोध कम होगा, अगर पश्च डायोड होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि डायोड के अंदर धारा का मान हमेशा क्या होगा, परिवर्तित होगा। और चलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा, ठीक है। याद रखना अग्र बायस के अंदर प्रतिरोध का मान तो होता है कम और पश्च बायस के अंदर प्रतिरोध का मान क्या होता है, ज़्यादा। तो कहने का मतलब धारा डायोड के अंदर तो परिवर्तित होगी और रेजिस्टेंस के अंदर क्या होगी, परिवर्तित नहीं होगी। चलिए जी अब अपन बात करते हैं संधि, लूप व पास। किसकी बात करते हैं, संधि, लूप व पास। चौथी शायद डेफिनेशन है, संधि, लूप और पास, ठीक है। चलो जी इसके लिए अपन एक सर्किट बनाते हैं या फिर कोई परिपथ बनाते हैं या फिर कोई जाल बनाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे कोई लिया, एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3, ठीक है जी। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कोई विद्युत स्रोत जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई क्या जोड़ दिया, विद्युत स्रोत जोड़ दिया। एक यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ले लेते हैं अपन, एक यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ले लेते हैं अपन, ठीक है, ओके। चलो जी इसको मैंने कोई नाम दे दिया A और इसको मैंने कोई नाम दे दिया B, इसको मैंने कोई नाम दे दिया C और इसको कोई नाम दे दिया D और इसको मैंने कोई नाम दे दिया E, F,
G और H। ठीक, अब यहाँ से मैंने कोई धारा प्रवाहित की, कहाँ से की? A से स्टार्ट की। क्या हुआ? A से मैंने कोई धारा प्रवाहित की, तो A से अगर मैं धारा प्रवाहित करूँगी तो वो कहाँ आएगी? B की साइड आएगी, पर B के साथ तो एक और जुड़ा हुआ है, B के साथ एक और जुड़ा हुआ, तो ये धारा आधी तो क्या होगी? इधर आएगी और आधी क्या होगी? इधर जाएगी। मान लो इस धारा को मैंने कोई नाम दे दिया I1, ठीक है। अब आधी धारा क्या हो जाएगी? इधर चली जाएगी और आधी क्या हो जाएगी? इधर आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? इसको मैंने क्या नाम दे दूँ? I2 और इसको क्या बोल दूँ? I3, ठीक है। ऐसे ही वो धारा जब आगे आएगी तो आधी इधर आ जाएगी और कुछ इधर आ जाएगी, तो इसको मैं क्या बोल दूँ? 3 तक हो गया अपना I4 और इसको मैं क्या नाम दे दूँ? I5, ठीक है, I5। अब अपन इसके अंदर सबसे पहले किसकी बात करते हैं? शाखा की। शाखा क्या होती है? किसकी बात करेंगे? शाखा की। कि शाखा क्या होती है? किसी जाल का वह भाग, ये क्या है अपने पास? कोई जाल ही तो है। किसी जाल का वह भाग जिसमें नियत मान की धारा प्रवाहित हो। क्या हो? जिसमें नियत मान की धारा प्रवाहित हो, उसको अपन क्या कहेंगे? शाखा कहेंगे। ये अपना कोई जाल है, इसके अंदर अपने को ये देखना है कि इसके अंदर कोई नियत मान की धारा कौन सी बह रही है। देखिए, अब ये मैंने कोई यहाँ पे धारा प्रवाहित की, तो यहाँ पे आई, ये जो B पॉइंट है अपना, एक तो क्या हो गया? B पॉइंट। एक तो B पॉइंट के ऊपर नियत मान की धारा है, नियत मान की तो धारा रहेगी यहाँ पे, और अगर ये धारा आगे आएगी तो एक कौन से पॉइंट पे होगी? C पॉइंट पे होगी। C पॉइंट पे भी होगी कि नहीं होगी? होगी। चलो देखो जी, यहाँ से मैंने कोई धारा प्रवाहित की, तो इन दोनों के बीच, A और B के बीच जो धारा बह रही है वो क्या होगी? नियत मान की होगी। अब B और C के बीच जो धारा बह रही है वो भी क्या होगी? नियत मान की होगी। अब C और F के बीच जो धारा बह रही है वो क्या होगी? क्या होगी? नियत मान की होगी। C और D के बीच भी जो धारा बह रही है वो क्या होगी? नियत मान की होगी। अपने को पता क्या करना है यहाँ पे कि नियत मान की धारा को देखना है, तो नियत मान की धारा क्या हो जाएगी? इन दोनों के बीच जो धारा रहेगी वो क्या होगी? नियत रहेगी, और इन दोनों के बीच जो धारा रहेगी वो क्या रहेगी? नियत रहेगी। तो देखिए इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट है अपने पास जिसके लिए धारा क्या रहेगी? नियत रहेगी। तो एक पॉइंट अपना आ जाएगा A और B, दूसरा आ जाएगा B और C, तीसरा आ जाएगा C और D, चौथा आ जाएगा C और F, पांचवा कौन सा आ जाएगा? B और G। ठीक है, शाखा किसको बोलते हैं? किसी जाल का वह भाग। बात किसकी कर रहे हैं अपन? सबसे पहले शाखा। किसी जाल का वह भाग किसी जाल का वह भाग जहाँ धारा का मान नियत होगा। नियत होगा वो क्या कहलाती है? शाखा। अब उसके अंदर आप पॉइंट बताओ कौन कौन से होंगे। एक पॉइंट अपना होगा
AB, BC, CD और एक हो जाएगा अपना CF और एक हो जाएगा अपना BG। ठीक है, ये तो अपना क्या हो गया, या इसके अंदर शाखा हो गई। अब अपन दूसरी बात करते हैं किसकी, संधि की, कि संधि किसको बोलेंगे। जाल का वह बिंदु जहाँ दो या दो से अधिक शाखाएं आपस में जुड़ती हो। संधि जाल का वह भाग जहाँ दो या दो से अधिक शाखाएं जुड़ती हों, वो क्या कहलाती है, अपनी संधि। अब देखिए क्या ढूंढना है अपने को, शाखा ढूंढनी है कि एक शाखा के ऊपर दो या दो से अधिक बिंदु, दो या दो से अधिक शाखाएं आपस में जुड़ती है। तो ये देखिए, पहले अपने क्या आ जाओ, बी के ऊपर। अब ये अपन ने कोई बी लिया तो इधर से एक शाखा आ रही है ए वाली और इधर से एक शाखा जा रही है सी वाली और एक इधर से एक ये शाखा आ रही है जी वाली। तो इस बी पॉइंट के ऊपर कितनी शाखा जुड़ी है, 3 शाखा जुड़ी है। कौन कौन सी, ए वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। तो एक अपना पॉइंट कौन सा हो गया संधि के अंदर, बी पॉइंट। अब अपन आते हैं सी पॉइंट के ऊपर। सी पॉइंट के ऊपर भी एक ये वाली जुड़ी है, एक ये वाली और एक ये वाली। सी पॉइंट के ऊपर भी कितनी शाखा जुड़ी है, 3 शाखा जुड़ी है। तो एक पॉइंट कौन सा हो गया, सी हो गया। अब अपन बात करते हैं एफ की। ठीक है, एफ के ऊपर एक कौन सी जुड़ी है, ये वाली जुड़ी है और एक कौन सी जुड़ी है, ये यहाँ से आके यहाँ। शाखा तो मान ही सकते हैं इसको अपन, अगर यहाँ पे अपन कोई विद्युत स्रोत जोड़ देते तब इसको अपन क्या नहीं करते, शाखा नहीं मानते। अगर अभी तो इसके अंदर जो धारा प्रवाहित होगी वो यहाँ अगर यहीं तो मिलेगी तो इसको अपन क्या बोलेंगे, शाखा तो बोल ही सकते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर दो या दो से अधिक शाखा मिल रही है। एक